Good morning, students. Welcome back to the accountancy classes. Earlier we were doing the chapter basic accounting terms. So in that chapter we are having more terms. Today we will study about the stock, which is also known as stock in trade. So let's start. What is stock? Stock is the value of those goods. Stock is the value of those goods which are purchased for reselling, but they are lying unsold at the end of year. So my dear students, stock are those goods which are purchased for reselling, but they are still lying unsold at the end of the year. It means स्टॉक वो गुड्स हैं जिन्हें हम परचेज़ करते हैं स्पेशली कि हमने लेके आए हैं अपने बिजनेस में फॉर रीसेलिंग, बट अभी तक वो सामान अभी हम बेच नहीं पाए हैं और ईयर एंड पे जो सामान हमारे पास अनसोल्ड बच जाता है उसे हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक मीन्स वो सामान जो ईयर एंड पे साल के आखिर में हमारे पास अनसोल्ड बच जाता है. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास इसी में है इन्वेंट्री. नेक्स्ट पॉइंट इज इन्वेंट्री. इन्वेंट्री भी ऐसे ही ओपनिंग भी होती है, क्लोजिंग भी होती है. तो इन्वेंट्री हमारे पास 4 टाइप्स की होती है बच्चों. सबसे पहले हमारे पास इन्वेंट्री होती है रॉ मटेरियल की. फिर इन्वेंट्री होती है वर्क इन प्रोग्रेस की. फिर हमारे पास इन्वेंट्री होती है फिनिश गुड्स की. फिर लास्ट पे हमारे पास इन्वेंट्री बच जाती है स्टॉक इन ट्रेड, जो हमने अभी पहले पढ़ा था. स्टॉक इन ट्रेड. स्टॉक इन ट्रेड जो है वो हमारी सबसे एंड में जो बचा हुआ स्टॉक है उसे हम कहते हैं स्टॉक इन ट्रेड. तो रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री क्या होती है? इट इंक्लूड्स द इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल दैट हैज़ बीन परचेज्ड फॉर यूजिंग दैम इन प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बट स्टिल लाइंग अनयूज्ड. ठीक है बच्चों. मतलब कि हम कुछ स्टॉक लेके आए थे अपने बिजनेस में, हम लेके आए थे एज अ रॉ मटेरियल ताकि हम उस रॉ मटेरियल का हम फिनिश प्रोडक्ट बना सकें, लेकिन स्टिल अभी तक वो अभी फिनिश प्रोडक्ट नहीं बन पाए हैं और वो अभी अनयूज्ड पड़े हैं. ठीक है जी. एग्जाम्पल दे रखी है वैल्यू ऑफ द कॉटन इन केस ऑफ क्लोथ मिल. देखो हमने क्लोथ बनाना है बच्चों, कपड़े को बनाने के लिए हमने कॉटन खरीदा, लेकिन अभी तक हम उस कॉटन को आगे प्रोसेस नहीं कर पाए. तो जो वो हमारे पास कॉटन का सामान अभी भी स्टिल पड़ा है उसे हम कहेंगे इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल. फिर हमारे पास आती है इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस. इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस मीन्स जो अभी रॉ मटेरियल से तो आगे बढ़ चुके हैं लेकिन अभी उसका फिनिश प्रोडक्ट नहीं बना है. तो ये वो इन्वेंट्री है जो सेमी फिनिश्ड फॉर्म में होती है. सच गुड्स नीड फर्दर प्रोसेसिंग. ये अभी फर्दर प्रोसेस होने वाले होते हैं ताकि वो फिनिश प्रोडक्ट बन जाए. तो ये एक चेन होती है. सबसे पहले रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल से हम बनाते हैं वर्क इन प्रोग्रेस जो कि सेमी फिनिश्ड होते हैं बच्चों. सेमी फिनिश्ड होते हैं और इनको अभी और प्रोसेसिंग करने की ज़रूरत होती है. फिर जब वो प्रॉपरली प्रोसेस हो जाते हैं तो उसे हम कहते हैं फिनिश गुड्स. तो हमारे पास ये जो वर्क इन प्रोग्रेस में पड़ा हुआ सामान है वो क्या हो गया हमारे पास. जैसे कि एग्जांपल अभी इस क्लॉथ मिल में हमने कॉटन खरीदी थी. इन केस ऑफ क्लॉथ मिल्स द वैल्यू ऑफ थ्रेड्स एंड unfinished cotton converted into cloth will be
इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब कि हमने इस कॉटन से यहाँ पे हमने थ्रेड्स बना लिए थे, लेकिन कुछ कपड़ा बना लिया था, लेकिन वो कपड़ा अभी अनफिनिश्ड था, अभी वो प्रॉपर फिनिशिंग नहीं हुई थी। तो जो सामान अभी अब हमारे पास पड़ा है, उस सामान का जो टोटल है, जितना हमारे पास सामान पड़ा है, वो इन्वेंट्री होगी, इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। तो ये इन्वेंट्रीज जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, वो इन्वेंट्री ओपनिंग स्टॉक भी हो सकती है, साल के शुरू में वो इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी है, शुरू में रॉ मटेरियल कितना है, या फिर आखिर में, दैट इज़ क्लोजिंग स्टॉक, तो वो साल के आखिर में कितनी है। ऐसे ही हमारे पास होती है इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड। इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड includes the inventory of those goods which have been completely processed। ये कौन से हो गए, जो completely processed होते हैं बच्चों, completely processed और ready for sale है, लेकिन वो अकाउंटिंग ईयर में, अकाउंटिंग पीरियड में अभी पेंडिंग पड़े हैं, अभी वो स्टॉक में पड़े हैं। तो जैसे यहाँ पे हमने फिनिश गुड, हमने कॉटन मिल की बात की थी, अब वो कॉटन मिल ने अपना कपड़ा बना लिया है, लेकिन वो हमारा कपड़ा अभी स्टिल पड़ा है अपने बिजनेस में, और इसे अभी हमने सेल नहीं किया है। तो जो वो स्टॉक का प्रोडक्ट हमारे पास स्टॉक की इन्वेंट्री पड़ी है, उसे हम कहेंगे इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। फिर इसके बाद हमारे पास है इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। ये वो वाली इन्वेंट्री है उन गुड्स की जो हम परचेज करके लेके आए थे फॉर रीसेलिंग, परचेज्ड फॉर रीसेलिंग, मतलब कि हम ट्रेडिंग करते हैं, हम सामान बना बनाया हुआ ले आते हैं और उसी सामान को हम मार्केट में लाके बेच देते हैं। तो यहाँ पे हम उसी सामान की बात कर रहे हैं। एक तो सामान है हम लेके आए और बेच दिया, वो हुआ हमारा स्टॉक इन ट्रेड, लेकिन जो हम लेके आए एज अ रॉ मटेरियल, उसका हमने बनाया सेमी फिनिश प्रोडक्ट, फिर उसी रॉ मटेरियल का सेमी फिनिश प्रोडक्ट के बाद उसका फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाया। तो ये प्रोसेस जो है हमारा इन्वेंट्री का, इसमें दोनों टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स आ गए। एक तो हम सामान लेके आए और बेचे, और या फिर हमने सामान रॉ मटेरियल लेके आए और उससे हमने फिनिश प्रोडक्ट बनाया। ठीक है बच्चों। फिर हमारे पास नेक्स्ट थिंग इसमें है कि हमारे स्टॉक और इन्वेंट्री में मेन डिफरेंस क्या है। स्टॉक में हमने यही पढ़ा कि हम सामान लेके आए और उसे रीसेल करना है, लेकिन इन्वेंट्री में क्या है, हम प्रोडक्ट्स, इन्वेंट्री में स्टॉक भी आता है और साथ में वो आइटम्स भी आएंगी जो हम एज रॉ मटेरियल लेके आए और उसको प्रोसेस करके हमने फिनिश प्रोडक्ट बनाया। ठीक है बच्चों। तो हमारे पास इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट है, the next term used over here is trade receivable, is trade receivable. Write it down बच्चों, trade receivable। Trade receivable refers to the amount receivable on the account of sale of goods or services rendered by the company in the normal course of business। तो इसको आगे ट्रेड रिसीवेबल को हम आगे और भी डिवाइड करते हैं फर्दर इनटू डेटर्स एंड इनटू बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल, जब ट्रेड रिसीवेबल होता है वो अमाउंट जो हमने अभी रिसीव करना है, हमने सेल कर दिया या गुड सर्विसेज रेंडर कर दी अपने बिजनेस के दौरान, लेकिन उसका अमाउंट आना बाकी है। ठीक है बच्चों। इसमें अभी दो पार्ट्स हैं, डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल। डेटर्स वो पर्सन हुए जिन्हें हमने गुड्स सोल्ड की हैं या सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, लेकिन उधार पे की हैं और अभी उनकी पेमेंट नहीं रिसीव हुई। जैसे कि एग्जांपल की, हमने गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, लेकिन उनसे पैसा अभी आना बाकी है। बिल रिसीवेबल क्या है? अब बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है हम बना देते हैं जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को कोई भी
कोई भी तरह की ट्रांसफ़र कर रहा है जिसकी अभी पेमेंट आनी बाकी है, और उसी पेमेंट के रिलेटेड वो एक बिल जनरेट कर देता है, और जो उस बिल जनरेशन के दौरान जो भी हमारा ड्यू पड़ा होता है उसे हम कहते हैं बिल रिसीवेबल, जो किसके हेल्प से होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज में जिस पर्सन ने देने होते हैं पैसे, वो क्या कर लेता है, वो बिल को एक्सेप्ट कर लेता है ड्रॉई से। ड्रॉई हो गया जिस बंदे ने, जिस पर्सन ने, जिस असेसी ने अभी पैसा लेना है, तो वो अपना एक बिल ड्रॉ कर देगा, बिल ऑफ एक्सचेंज। और जो ड्रॉर है, ठीक है जी बच्चे, जो ड्रॉर है वो उस बिल को, यहाँ पे हमने देखा है कि अ बिल ऑफ एक्सचेंज बिकम बिल रिसीवेबल फॉर द पर्सन, बिल रिसीवेबल फॉर द पर्सन हु ड्रॉज इट। तो मैंने बोला था कि जो बंदा ड्रॉ करेगा बिल, वो क्या हो गया, ड्रॉर, है ना। उस बंदे ने अभी किसी दूसरे पर्सन से पैसा लेना है, तो वो उस पर्सन को बिल देगा कि तुमने मेरे को इतना पैसा देना है, और वही बिल उसी के पास वापस आएगा एक्सेप्ट होके ड्रॉई की तरफ से। और जो ये ड्रॉई का जो ये केस हम इंडोर्समेंट का कर रहे हैं, तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो बिल रिसीवेबल कहते हैं उसे, और वो हमारा क्या है, अभी ट्रेड में पैसा आना बाकी है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो बिल ड्रॉ करता है वो कौन होता है, ड्रॉअर, और जो एक्सेप्ट करता है वो कौन होता है, ड्रॉई। नेक्स्ट हमारे पास टर्म ऐसे ही आती है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल, रिसीवेबल क्या हुआ कि हमने गुड्स को उधार पे दे दिया, पैसा अभी आना बाकी है। और ट्रेड पेबल क्या है, हमने उधार पे ले लिया, पैसा देना बाकी है। ऐसे ही इसी में भी दो पार्ट्स हैं, वन इज द क्रेडिटर्स and another one is bill payable. So the term creditors represent वो पर्सन जिन्होंने हमारी फर्म से उधार पे, क्रेडिट पे गुड्स या सर्विसेज ले ली हैं, और जिन्होंने अभी हमें पैसे स्टिल देने हैं, वो क्या होते हैं, डेटर्स। लेकिन अगर हम वही पैसा, हम कोई भी गुड्स उधार पे ले आए और पेमेंट हमने की नहीं है, हमने अभी किसी को गुड्स के पेमेंट करनी है, या फिर हमने सर्विसेज पहले ही ले ली हैं, अभी उनका हमने पेमेंट करना है, तो वो क्या हो गया, क्रेडिटर्स। ठीक है जी, हमारे क्रेडिटर्स कौन है, हमने किन लोगों को अभी पैसा देना है, किन लोगों से हमने गुड्स परचेज कर ली हैं या सर्विसेज ले ली हैं लेकिन ऑन क्रेडिट, तो हमने वी हैव स्टिल टू पे एग्जाम्पल गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। और बिल पेबल में क्या होता है, सेम इन द केस बिल ऑफ एक्सचेंज हो जाता है। बिल ऑफ एक्सचेंज जैसे हमने बिल रिसीवेबल में किया था, जिस पर्सन के पास बिल पेबल होगा मींस उस पर्सन को हमने बिल पेबल इज द अकाउंटिंग टर्म फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड इन फेवर ऑफ क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स के फेवर में जो हमने बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया होता है, उस अमाउंट को हमें पे करना होता है, उसी बिल में हमें सारी अमाउंट बता रखी होती है, और फ्यूचर डेट में हमें वही अमाउंट पे करनी होती है। उस बिल को हम क्या कह देते हैं, बिल पेबल। बिल पेबल भी एक क्या हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज जो हम एक्सेप्ट करते हैं इन फेवर ऑफ क्रेडिटर्स। हम क्रेडिटर से बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ जी हमने आपका पेमेंट करना है। और बिल रिसीवेबल में इसका ऑपोजिट है, वो लोग हमारा बिल रिसीवेबल बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करते हैं कि उन्होंने हमें पेमेंट करनी है। ठीक है जी, ये दोनों ऑपोजिट टर्म्स हैं। और इसके बाद हमारे पास टर्म आती है गुड्स। Next we have the term goods.
गुड्स में सभी चीज़ें आ जाती हैं, वो चीज़ें जो हम परचेज़ करके लेके आए और रीसेल कर दी सीधा, और या फिर वो चीज़ें विच आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग द फिनिश गुड्स, ठीक है जी, वेदर विच आर ऑल्सो मेंट फॉर सेल, जो हमने वो गुड्स जो हम लेके आए हैं कि हम उनको प्रोड्यूस करके फिनिश गुड बनाएंगे और उन्हें सेल करेंगे, ठीक है जी बच्चों। तो इसमें क्या है, हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक फर्नीचर डीलर है, उसने चेयर्स परचेज की, टेबल्स परचेज की, वो उसके लिए गुड्स है। ऐसे ही जो फर्नीचर वाला है उसने सभी चीज़ें परचेज की, पहले सभी चीज़ें परचेज की, उन्हें रीसेल की, और ऐसे ही उसने कुछ चीज़ें लेके आया जिनको उसने प्रोड्यूस करके फिनिश प्रोडक्ट बनाए और उन्हें सेल कर दी। तो इसमें दोनों चीज़ें आ गई, वन परचेज्ड फॉर रीसेल and another one used for producing finished goods for sale, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक हमारा आज का टॉपिक था, जिसमें हमने किया है स्टॉक। स्टॉक में सभी वो आइटम्स आती हैं जो हम परचेज करके लेके आते हैं। स्टॉक में सभी वो आइटम्स आती हैं जिन्हें हम परचेज करके लेके आते हैं फॉर रीसेलिंग। तो जो हमारा पास स्टॉक साल के शुरू में पड़ा होता है वो होता है ओपनिंग स्टॉक, और जो साल के आखिर में होता है वो होता है क्लोजिंग स्टॉक। ऐसे ही हमारे पास इन्वेंट्री होती है। इन्वेंट्री में हमारे पास स्टॉक इन ट्रेड भी होता है, जो ये हमने पढ़ा है, और कुछ वो सामान भी होता है जो हम लेके आते हैं एज अ रॉ मटेरियल, फिर उसका हम सेमी फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर उसी से हम फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं, और इन सभी का अलग अलग रिकॉर्ड रखा जाता है एट द ओपनिंग बैलेंस एज वेल एज क्लोजिंग स्टॉक। तो जैसे हम उसे कह देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस और ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ऐसे सभी का स्टॉक रखा जाता है। डिफरेंस यही है कि इसमें ये वाले लोग भी आ जाते हैं, और स्टॉक इन ट्रेड में सिर्फ लेके आए और सेल कर दिया, परचेज किया, सेल कर दिया। ट्रेड रिसीवेबल भी 2 पार्ट्स का होता है, जो हमारे पास अभी पैसा आना बाकी होता है। हमने डेटर्स, हमने गुड्स उधार पे दे दिए, उन्हें क्या कहते हैं, वो लोग डेटर्स हैं। और अगर हमने एक बिल ड्रॉ किया है, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया है, और हमने उन डेटर्स से बिल ऑफ एक्सचेंज की एक्सेप्टेंस मांगी है, तो वो लोग एक्सेप्ट करते हैं कि हम आपके बिल पे कर देंगे, वो से कहते हैं बिल रिसीवेबल। ऐसे ही ट्रेड पेबल है, हम उधार पे गुड्स ले आए हैं, हमारे वो क्रेडिटर्स हैं जिन्हें हमने पे करना है। और बिल पेबल क्या हुए, हमने उन बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट किया जो क्रेडिटर्स ने इशू किए कि हमने आपका पैसा अभी देना बाकी है हमारा। फिर हमारे पास गुड्स आए, गुड्स में ये सभी आइटम्स आई जो हम लेके आए और सेल किया, और जो हम मार्केट में रॉ मटेरियल के तौर पे लेके आए और फिनिश गुड बना के सेल करना चाहते हैं, ठीक है बच्चों। सो दिस वन इज़ डन फॉर टुडे, एंड टुमारो वी विल बी कंप्लीटिंग अवर दिस चैप्टर। सो आई होप आप सभी इन प्रॉपर नोट्स इनके बनाएं, और यही नोट्स आपके एग्ज़ाम में बहुत काम आएंगे। ये हमारी एक समरी नोट्स हैं। तो कल हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। सी यू टुमारो। थैंक यू।